एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी में समन्वय बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता तो खुलकर बोल रहे हैं कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है, तो कांग्रेस की भी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें पार्टी के भीतर समन्वय कैसे और बढ़ाया जाए, इस पर बात हो सकती है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं। संदेश साफ है, बीजेपी में सब एक है। और इस बयान के बाद किसी को कोई शंका है तो वो दूर कर ले, क्योंकि बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया है कि संगठन में नाराजगी जैसा कुछ भी नहीं। अब चुनाव से पहले एकता का मैसेज देने के पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति जरूर होगी, क्योंकि कमलनाथ और वीडी शर्मा के हॉट टॉक को ही ले लीजिए। कमलनाथ के आरोपों के बाद सीएम शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वीडी शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। हमारे उन अध्यक्ष पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन पूरा प्रचारक की भांति संगठन के लिए निकला है, देश के लिए निकला है, समर्पण के साथ निकला है। एक भी आरोप हो तो बताएं, सामने लाएं, अन्यथा माफी मांगे। और एक भी आरोप होगा तो वो क्या अध्यक्ष जी, क्या मैं खुद आके आपके सामने जवाब दूंगा। संगठन में समन्वय की जद्दोजहद बीजेपी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी नजर आ रही है। राजस्थान जैसे हालात एमपी में ना बने, इसको लेकर कांग्रेस सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस आलाकमान 26 मई को दिल्ली में एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने जा रहा है, जहां संगठन में समन्वय को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के हालात से दो चार हुए हैं हम लोग, वो हालात किसी अन्य राज्य में ना बने। और मध्य प्रदेश में भले ये स्थिति ना हो, क्योंकि सारे नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सब ने एक स्वर से कहा कि हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी। तो यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है, लेकिन सामंजस्य बिठा के हाईकमान हर राज्य में यदि ये करे तो इसके परिणाम अच्छे मिले। बीजेपी की एकता और एकजुटता उसकी बड़ी ताकत है, और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह संदेश भी देना शुरू कर दिया है कि पार्टी में ऑल इज वेल है। विपक्षी किसी भी तरह से उनकी एकता पर वार नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त पार्टियों में नेताओं की नाराजगी एक बड़ी समस्या होती है। शत्रपों में बटी कांग्रेस में तो अक्सर ये नाराजगी खुलकर भी देखने को मिली है। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि संगठन के भीतर एकता का मजबूत संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात करते हैं डबल इंजन वर्सेस डबल इंजन की। जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव डबल इंजन बनाम डबल इंजन का होने वाला है। सुनकर आपको भले ही हैरानी हो रही हो, लेकिन ये होने जा रहा है। कांग्रेस ने अब बीजेपी के डबल इंजन के सामने अपना डबल इंजन उतार दिया है, और अब बीजेपी के डबल इंजन यानी मामा और मोदी के खिलाफ कांग्रेस किसे उतारने वाली है, और 2023 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में हर राज्य के चुनाव से पहले बीजेपी डबल इंजन का दांव जरूर खेलती है। फिर चाहे यूपी हो, राजस्थान हो या फिर एमपी, बीजेपी जनता के बीच डबल इंजन के जरिए डबल स्पीड से विकास का दावा करती है। बीजेपी का मानना है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास भी तेजी से होगा। लेकिन एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले अपना डबल इंजन उतार दिया है। ये डबल इंजन है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का डबल इंजन फेल हो चुका है। कांग्रेस के पास बीजेपी से बेहतर डबल इंजन है, जो जमीन पर जनता के लिए बीजेपी से लड़ रहा है। उनके पास जो इंजन है वो उस ट्रेन के हैं जिसका प्रधानमंत्री जी बार बार उद्घाटन करते हैं, और वो कहीं भैंस से टकरा जाती है, कहीं गधों से टकराती है, तो कहीं गाय से टकराती है, कभी पहाड़े से टकरा जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हमारी ट्रेन स्ट्रेट चलने वाली शताब्दी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के डबल इंजन वाले बयान को हवाबाजी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मामा मोदी के सामने कोई भी इंजन नहीं टिकने वाला। दोनों इंजन थके हुए हैं, कांग्रेस के 75 पार हो रहे हैं, अब उसमें कोई दम बचे नहीं है, इसलिए 2023 के नवंबर तक भी ठीक से चल पाएंगे, इसमें भी शंका है।
ये सच है कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी भी अपनी लाइन पर और मजबूती से चल रही है। लेकिन सच ये भी है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिधि एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके डबल इंजन पर सवारी करना पसंद करेगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में 2023 की जंग मैदानी पैंतरेबाजी के साथ साथ कानूनी दांव पेंचों से भी लड़ने की तैयारी की जा रही है और बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार कर ली है और अब जल्द ही कांग्रेस को घेरने का काम किया जाएगा। सियासी लड़ाई का तरीका चेंज। 23 के पहले चलेंगे कानूनी दांव पे। कांग्रेस के 1.5 साल के काम पर नजर। बीजेपी की जमावट दिखाएगी असर। 2018 में हार का सामना कर चुकी बीजेपी अब आर पार की तैयारी में है और निशाने पर है कांग्रेस। बूथ की मजबूती के साथ बीजेपी का विधि विभाग भी 23 की तकरार को लेकर सक्रिय हो गया है। विधि विभाग कांग्रेस के 1.5 साल में हुए भ्रष्टाचार को खंगालने जा रहा है, जिसके लिए आरटीआई से लेकर हर वो कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है जिससे कांग्रेस की घेराबंदी हो सके। हमारे विरोधी दल ने भी जो ऐसे काम किए जो विधि के विरुद्ध में जाकर के काम किए, तो ऐसे काम देखने का काम भी विधि प्रकोष्ठ करता है और विधि प्रकोष्ठ उसमें सजेस्ट करेगा किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। जो गलत है उनको वो तो मुश्किल में रहेंगे ही, इसलिए विधि प्रकोष्ठ एक हमारा मददगार प्रकोष्ठ है, वो लीगली बताएगा कि किस तरीके से हमको कार्रवाई की जानी। विधि प्रकोष्ठ की बैठक में आगामी चुनाव का समय कई कार्यक्रम तय हुए, कई रूपरेखा तय हुई, कार्य योजना तय हुई, लेकिन साथ में यह भी तय हुआ कि जो 15 माह के इनके घोटाले हैं, जो गड़बड़ियां, जो ट्रांसफर उद्योग हैं, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, जिस प्रकार से छापों में करोड़ों रुपए के मामले सामने हैं, तो इसको लेके भी हम सक्रिय रहेंगे। इसको लेके भी आरटीआई से लेके तमाम दस्तावेज जुटाएंगे और दोषियों को सजा मिले, इसको लेके भी काम करेंगे। तो सारे मामलों पर चर्चा हुई, उसमें एक बिंदु यह भी था। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी पर सवाल उठाती रही है और पार्टी को लगता है कि ये उसी का असर है, लेकिन बात कानूनी लड़ाई की है तो उसका माकूल जवाब देने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग ने आज बैठक की है कि कांग्रेस उन पर जो प्रामाणिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी उसे कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, यह उनका दिवा स्वप्न है। हम जो भी आरोप लगाएंगे प्रमाणों के आधार पर लगाएंगे। चुनाव से पहले और बाद में दोनों ही दल एक दूसरे पर कानूनी तरीके से वार करते रहे हैं, लेकिन अब 2023 की जंग में तरीका न केवल जुदा होगा बल्कि ये हमले भी तेज होंगे। तो कह सकते हैं कि 23 की जंग मैदान के साथ साथ कानूनी तरीके से भी लड़ी जाएगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना के सहारे अपनी चुनावी नैया पार कराने की तैयारी में है। कांग्रेस इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस नेता ढोल नगाड़ों के साथ गांव में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह कांग्रेस आधी आबादी को लुभा रही है। इंदौर के सांवेर में कांग्रेस नेता घर घर जाकर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवा रहे हैं। यकीनन ये जद्दोजहद मिशन 2023 को लेकर ही है। कांग्रेस नारी सम्मान योजना के जरिए बीजेपी की लाडली बहना योजना को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को रिझाने कांग्रेस ने तो सरकार बनने पर 1500 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा तक कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस तो दावा कर रही है कि नारी सम्मान योजना गेम चेंजर साबित होगी। कमलनाथ जी का जो सपना है, पूरे प्रदेश में हर एक कांग्रेस का सदस्य घर घर जाके इस फॉर्म को भरवा रहा है ताकि हर महिला के खाते में 1500 रुपए आए और वो एक अच्छा जीवन जिए। विधानसभा चुनाव में आधी आबादी निश्चित ही एक बड़ी भूमिका निभाएगी। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को रिझाने में जुटा है। बीजेपी तो कांग्रेस की इस योजना पर तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं में भ्रम फैला रही है। कोई भी योजना ले आए, मध्य प्रदेश की जनता उनकी रग रग से वाकिफ है। वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं है और झूठ बोलने में
षड्यंत्र रचने में तो कांग्रेस का कोई जवाब है ही नहीं। जो देश को बंटवारा कर चुके, जो प्रभु जी इस देश में ही नहीं हुए, ऐसा झूठा शपथ पत्र दे चुके, ऐसे झूठे लोगों पर मध्य प्रदेश और देश की जनता रत्ती भर भी विश्वास नहीं करती। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाते हैं, कांग्रेस कहती इसलिए उसे करना ही नहीं है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को लग रहा है वो नारी सम्मान अभियान के जरिए मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन ये देखना अब दिलचस्प होगा कि महिलाओं को लाडली बहना योजना लुभा पाएगी या नारी सम्मान योजना। विधानसभा चुनाव में अब वक्त काफी कम बचा है और सीएम शिवराज हर वर्ग को साधने में जुटे हैं। सीएम शिवराज किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए सीएम हाउस में कोल जनजाति सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल समेत कोल समाज के नेता मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस सम्मेलन में कोल समाज को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा है कि यही वो समाज है जिसने भगवान राम को घर बनाकर दिए और भगवान राम ने मां शबरी के झूठे बेर खाए थे। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि कोल समाज के बच्चों की पढ़ाई, सरकारी नौकरियों, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए विशेष कोचिंग स्थापित की जाएगी। बच्चे इंटेलिजेंट है, मेधावी है, उन बच्चों को हॉस्टल में रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था। एक कोचिंग हम शुरू कर सकते हैं सरकारी नौकरियों में कोल समाज के बच्चों की, जिनको ढंग से कोचिंग दी जाए, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे, पैसे की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कोचिंग के बिना सरकारी नौकरियों में चयन नहीं हो पाता। तो इस व्यवस्था को भी हम करें। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे फ्लैशबैक में नकुल नाथ से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे 23 की तकरार और किसकी सरकार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से बजरंग दल को बैन करने को लेकर किए गए सवाल पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना ठीक है? मैं पीएम मोदी से कहता हूं, आपने बजरंग बली की तुलना गुंडों की जमात बजरंग दल से की है, माफी मांगिए। मैं हनुमान भक्त हूं और मुझसे बड़े कमलनाथ है। कमलनाथ ने तो देश की सबसे बड़ी मूर्ति छिंदवाड़ा में लगाई है। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बुरहानपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस दौरान एमपी में बजरंग दल पर बैन लगाने का सवाल उनसे पूछा। बली की तुलना बजरंग दल से करना ठीक था कि धार्मिक था कि अधार्मिक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धार्मिक था कि अधार्मिक था, बताओ। मोदी जी से कहता हूं कि आपने बजरंग बली की तुलना इस गुंडों की जमात बजरंग दल से की है, माफी मांगिए। मैं हनुमान भक्त हूं, मुझसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने देश में सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है छिंदवाड़ा में। हमारे आस्था को अपमानित किया मोदी जी ने। मोदी जी माफी मांगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तेज होने लगे हैं। बात चाहे फिर बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही तरफ से व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तेज होती व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति पर चिंता जाहिर करते हैं, तो पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही दलों के शीर्ष नेता एक दूसरे पर जमकर छींटा कसी में तुले हुए हैं। ऐसे में महाकौशल की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। महाकौशल में दोनों ही दलों के अलग अलग तर्क हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे आरोप चिंता का विषय हैं, लेकिन अगर बात जनता से जुड़ी है तो बात होनी ही चाहिए। वहीं कांग्रेस का मानना है कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना बीजेपी की आदत है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को कोर्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक व्यक्तिगत आरोप कितना व्यक्तिगत है और एक वो व्यक्तिगत आरोप जिसके साथ भ्रष्टाचार या समाज जुड़ा हुआ है, दोनों में फर्क है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए। जहां समाज के साथ जुड़ी हुई कोई बात है, उस पर जरूर वो बात उजागर होना चाहिए, लेकिन उससे हटकर
केवल राजनीति करने के लिए व्यक्तिगत आरोप नहीं होना चाहिए। राजनीति में है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति है तो हम उसके ऊपर निराधार आरोप लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि आरोप लगा दिए जाते हैं, कागज दिखाई नहीं जाते, समय आने पे कागज दिखाना चाहिए। अगर हमने बोला है कि ये आरोप है इस व्यक्ति के ऊपर तो उसका कागजात हमारे पास होना चाहिए। निराधार कुछ भी हमने सोचा और कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीनियर नेताओं को सीधे तौर पर व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए, बल्कि दूसरों की लाइन छोटी करने के बजाय काम कर अपनी लाइन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति ठीक है कि आपके मतभेद होते हैं, मनभेद भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के परिवार पर टिप्पणी करना ये राजनीति का एक बहुत ही गिरता हुआ स्तर है और जो पिछले हम कई लंबे अरसे से देख रहे हैं। बेहतर होगा कि हम किसी की लाइन छोटी करने की बजाय अपनी लाइन खुद बड़ी करें। आप अपने काम बताइए कि हम ये करने वाले हैं या हमने ये किया है, दूसरा अपने आप नीचे आ जाएगा। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीनों का वक्त बचा है, जिसको जीतने के लिए दोनों ही दल किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हर दाव हर पैंतरा आजमा कर बस एमपी की सत्ता के अगले 5 साल अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। ऐसे में मामला सिर्फ व्यक्तिगत बयानों तक ही ठहर जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जनता सब कुछ देख रही है, क्योंकि आखिरी फैसला उसका ही होगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। ये मौका था जब नकुल नाथ अपनी सियासी जमीन को तैयार करने में जुटे थे, धुआंधार प्रचार कर रहे थे। तो इसी दौरान बंसल न्यूज ने उनके साथ एक दिन बिताया था। जमीन से लेकर आसमान तक नकुल नाथ के साथ रहे, प्रचार को देखा, सभाओं को सुना और इसी दौरान श्रद्धा का अनोखा नजारा भी दिखाई दिया जब नकुल नाथ के हेलीकॉप्टर ने आसमान में ही हनुमान जी की परिक्रमा की। और अब हम जब इस दिन भर की नकुल नाथ जी के साथ जो छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद के लिए उम्मीदवार हैं इसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं कहूँगा धार्मिक स्थल है। ये देखिए, ये सेमरिया नाम की जगह है जहां हनुमान जी की करीब 100 फीट ऊंची ये मूर्ति है। और कहा जाता है कि करीब 35 साल पहले एक सड़क दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे थे कमलनाथ जी इसी जगह पर, और शायद तभी उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वो एक दिन यहाँ इसको एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करेंगे। और ये संकल्प उन्होंने पूरा किया और आज ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा धर्म स्थल भी है। और ये परिक्रमा की जाती है, नकुल नाथ जी हों, कमलनाथ जी हों, जब पूरा दिन छिंदवाड़ा में जनता से मिलते हैं तो उसका समापन हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा की परिक्रमा से होता है। और देखिए, भारत आस्था का देश है, भारत श्रद्धा का देश है, और चाहे कमलनाथ जी हों या नकुल नाथ जी हों, वो इसका एक्सेप्शन नहीं है, वो इसका अपवाद नहीं है। तो हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, उनकी प्रदक्षिणा करके, उनकी परिक्रमा करके यह आशीर्वाद भी लेते हैं कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी कि जो कमिटमेंट टुवर्ड्स पब्लिक, जनता के प्रति उन्होंने दर्शाया है, उसको लेकर वो लगातार चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसा वो आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये एक संकल्प है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, और ये श्रद्धा यहाँ कुछ इस अंदाज में, बड़े ही अलग अंदाज में पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ शरद द्विवेदी, चौपर में, छिंदवाड़ा। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।